हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं शशांक और शशांक हैं SIMS पुणे से, जो आज की डेट में फिनांस के डोमेन में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कई सारे बच्चों के लिए क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में फिनांस से रिलेटेड, और हमें जो गाइडेंस मिल सकती है वो एक ऐसे इंसान से मिल सकती है जो इस डोमेन में काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिनांस डोमेन के ऊपर। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं शशांक। शशांक ऑलरेडी फिनांस के डोमेन में काम कर रहे हैं, फिनांस प्लस टेक्नोलॉजी के डोमेन में काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा ही विल बी द राइट पर्सन टू गाइड आवर स्टूडेंट्स जो फिनांस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले शशांक, आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए आपका प्रोफाइल क्या है और आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या रहा था और आप फिनांस की फील्ड में कैसे आए? अभी मैं SAP फंक्शनल मतलब ऐसे टेक्नो फंक्शनल रोल में काम कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और MBA इन फाइनेंस किया। ओके, बीटेक इसी में किया और साथ में MBA फिनांस किया। राइट। सो ये बीटेक की जर्नी से फिनांस में घुसने का क्या रीजन था? एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग से क्लियर था कि आई वांट टू बी वर्किंग इन अ टेक्नो फंक्शनल रोल। सो उसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड और आपका फाइनेंस बैकग्राउंड दोनों मेरे लिए एक एडवांटेज था। सो दैट इज हाउ आई चोज फाइनेंस इन मास्टर्स। सो टेक्नोलॉजी और फिनांस का कॉम्बिनेशन इनको चाहिए था, इनको क्लियर था कि मुझे कॉर्पोरेट में घुसना ही है, तो मुझे ये डोमेन सही लग रहा है आपका। और ये कौन सा ईयर था जब आपने अपना ये पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट इन्होंने 2017 में कंप्लीट किया। इनको उस टाइम पे पता चल गया था कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का मर्जर रहेगा हर डोमेन में। आज की हम बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, हम फिनटेक की बात कर रहे हैं, हम कई चीजों की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट की हर डोमेन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से इंटरलिंक्ड हो चुकी है, राइट? तो आज की डेट में तो आपको इस पे काफी ज्यादा चीजें समझनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। तो शशांक, आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया। मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने बीटेक किया हुआ है, या मैंने BSc IT किया हुआ है, मैंने BCA किया है, नाउ आई वांट टू एंटर इनटू मैनेजमेंट फील्ड और मुझे मैनेजमेंट में फिनांस लेना है। तो उन बच्चों के लिए फिनांस कितना टफ है समझना, बिकॉज उनको डर रहता है कि भैया फिनांस मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक, कहीं ना कहीं 12th में नहीं पढ़ा, 11th में मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं रहा और ग्रेजुएशन में तो रहा ही नहीं है। तो आप उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फाइनेंस, MBA फाइनेंस स्पेशली इज नॉट टू डिफिकल्ट कि आप ये कह दो कि लाइक यू विल नॉट अंडरस्टैंड, लाइक आपने इंजीनियरिंग की और आप फाइनेंस नहीं समझ सकते हो। हमने उससे ज्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स हमने अपने इंजीनियरिंग टाइम में सॉल्व की हुई है। राइट। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ चैलेंज कि फाइनेंस मतलब लर्निंग फाइनेंस और कंप्लीटिंग MBA फाइनेंस इज नॉट अ चैलेंज फॉर यू। सो शशांक का तो मानना ऐसा ही है कि फिनांस आपका इतना टफ नहीं रहेगा, बट मेरा मानना ये भी है कि कॉलेज अगर आपका अच्छा रहेगा तो उस केस में आपको टफ नहीं लगेगा। बट हाँ, आप पढ़ाई को थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो फिनांस थोड़ा सा टफ तो रहने वाला है शशांक, इससे आप एग्री करते हैं? डेफिनेटली थोड़ा तो टफ हो सकता है, आप उस चीज में एकदम से अलाइन नहीं है, समझ नहीं पा रहे चीजों को। इसी कंडीशन में भूल गया, शशांक ने जो अपना मैनेजमेंट किया है वो सिम्बायोसिस से किया है, SIMS से किया है पुणे से। तो इनका कॉलेज तो काफी अच्छा था और फैकल्टी काफी अच्छी थी फिनांस के फील्ड में। तो शशांक, जो आपकी पहली कंपनी रही, क्या कौन सी कंपनी थी और क्या रोल मिला आपको? मेरी पहली कंपनी TCS थी। TCS, okay. और जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, मेरा रोल था SAP फाइनेंस कंसल्टेंट। तो मैंने उसमें ही अपना वर्क स्टार्ट किया। सो दैट इज द रोल जिसमें फाइनेंस डोमेन एक्सपर्ट रिक्वायर्ड था और SAP की टेक्नोलॉजी में आपकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड थी, सो दैट आप फाइनेंस को SAP के साथ लिंक करके कस्टमर को हेल्प कर सकते। तो आपने तो टेक्नोलॉजिकल, मतलब जो बंदा टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है उसके लिए तो समझना इजी है, बट मेरे कई सारे स्टूडेंट को इसका आइडिया नहीं है। SAP प्लस फिनांस, इसका मतलब अगर आसान भाषा में समझा पाओ उन्हें तो? अब इसको आसान भाषा में समझाने का इस तरीके से समझाया जा सकता है कि आप कोई भी कंपनी कोई भी चीज आज के टाइम पे रजिस्टर पे या कॉपी पे नहीं लिखती है। एवरीथिंग इज सिस्टम पे, राइट। अब सिस्टम एक फाइनेंस का बंदा या BBA करके फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको लेता हूं, या कोई बंदा जिसने BBA या अकाउंटिंग करके जाता है कंपनी में, तो उसको फाइनेंस या वो चीज पता है बेसिकली कि हमें करना क्या है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी नहीं पता। राइट। तो उसके लिए बैक एंड पे IT कंपनीज में जो कंसल्टेंट हैं, वो कंसल्टेंट्स का काम होता है टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों का मर्जर होता है, सो दैट कि कस्टमर को अगर कोई इशू है जो कि सिस्टम में उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो टिकट रेज करता है, जिसमें यहाँ पे बैठा हुआ है टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट उसकी हेल्प करता है कि हाउ टू इंटीग्रेट दिस इनटू द सिस्टम। ओके, दैट इज
सो आपके फील्ड में आप बीटेक से थे तो आपके लिए तो इजी था ये समझना से आपके लिए इजी था, सॉफ्टवेयर पे आपने काम करना सीखा और आपने फिनांस की नॉलेज अपने एमबीए में ली। व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट जो बीबीए करके जा रहे हैं, बीकॉम करके जा रहे हैं या फिर बीए करके जा रहे हैं एमबीए करने के लिए फिनांस में और वो भी इस टेक वाले फील्ड में घुसना चाहते हैं, तो उनको कैसा सलाह देंगे आप? उनके लिए कितना टफ होगा? आई थिंक थोड़ा सा चैलेंज होगा, बट इट्स नॉट समथिंग जैसे कि एक परसेप्शन है मार्केट में कि नहीं बिल्कुल ये नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं। बिकॉज अगर आप देखें तो वाइल से एसएपी फीको की अगर आप प्रोफाइल चेक करें ऑनलाइन कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, तो उसमें दो रिक्वायरमेंट्स है एसएपी फाइनेंस के लिए, एक एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए और सीए होना चाहिए। सीए एक ऐसा आदमी है जिसने कभी भी फाइनेंस से सॉरी टेक्नोलॉजी उसका कभी कोई टेक्स नहीं है, नंबर्स, लेकिन ही इज सो मतलब दे वांट अ पर्सन हु इज सो गुड इनटू द डोमेन पार्ट ऑफ इट, द अंडरस्टैंडिंग पार्ट कि उसको ही इज सूटेबल, बट थोड़ा सा उसको एफर्ट डालना पड़ता है टू लर्न टेक्नोलॉजी। राइट। सो मेरे को ऐसा लगता है जितना साइंस के बच्चे के लिए वो फिनांस वाला पार्ट पढ़ना टफ है, उतना ही थोड़ा सा जो नॉन टेक्नोलॉजी वाला बंदा है, बीटेक वाला, नॉन बीटेक या बीएससी आईटी वाला बच्चा है, उसके लिए वो टेक वाला पार्ट है ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। सो आपकी जो स्टार्टिंग हुई थी जर्नी की वो काफी अच्छी कंपनी से थी। टीसीएस वेल रिनाउंड नेम है, काफी लोगों के लिए ड्रीम कंपनीज में से भी एक है। टीसीएस का वर्क कल्चर कैसा है फिनांस के डोमेन में? आप तो काम कर रहे हैं वहाँ पे। टीसीएस का इन जनरल वर्क कल्चर मतलब काफ़ी सही है, आपको अक्रॉस काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें कि आप किस तरीके से किस डोमेन में काम कर रहे हैं। अब मैं अपने करियर की बात करूँ तो मैंने एसएपी फाइनेंस कंसल्टेंट से स्टार्ट किया था, फिर मैं एसएपी प्रीसेल्स में गया और अभी लेटेस्टली आई शिफ्टेड इनटू कस्टमर एंगेजमेंट। सो अभी मैं यूरोप के कस्टमर के लिए उनके बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प कर रहा हूँ। सो यू गेट द चांस इनसाइड टीसीएस आल्सो कि आप अपना मूव कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक आप एक चीज पे स्टक हो चुके हैं, आप मूव नहीं कर सकते। तो आपने टीसीएस को चुना था अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। कई सारे बच्चे पैकेजेस को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, यू नो, जैसे आपने अपनी स्टार्टिंग की टीसीएस से, टीसीएस के स्टार्टिंग पैकेजेस इतने ज्यादा नहीं होते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो क्या हमें पैकेज को वेटेज देनी चाहिए फिनांस के डोमेन में, जैसे आप अपने डोमेन में गए, या कंपनी को वेटेज देनी चाहिए फिनांस के फील्ड में? आई से दोनों अपनी अपनी चॉइसेस हैं। चूज व्हाट बेस्ट सूट्स यू बेसिकली। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे साथ एक लड़के ने एमबीए किया और उसको एक जॉब मिला, अच्छा हाई पेइंग जॉब था, सब कुछ था, कंपनी नेम वगैरह था, बट ही वाज नॉट एंजॉयिंग द वर्क। उसने उसको छोड़ के एक सिंपल 30,000 रुपीज पर मंथ की जॉब में स्टार्ट किया क्योंकि उसको पावर बीआई और एनालिटिक्स में जाना था। एंड नाउ ही इज एट पार विद एवरीवन, मतलब ऐसा ही डजंट फील समवेयर कि ही इज लॉस्ट, पर वो एक ऐसी जगह काम कर रहा है जो वो करना चाहता था और उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सेल कर रहा है। सो पैकेज इज नॉट समथिंग। तो शशांक, क्वेश्चन ये था इसमें, ये तो आपने पॉइंट बिल्कुल सही बोला। क्वेश्चन ये था, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस का स्टार्टिंग पैकेज 7 लाख के अराउंड है, 7 लाख से स्टार्ट करते हैं फॉर फ्रेशर्स, और कोई एक्स कंपनी है वो भी फिनांस में है बट वो नई कंपनी है, वो 10 लाख का पैकेज दे रही है स्टार्टिंग में। तो बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि वो पैकेज को ज्यादा वेटेज देते हैं कंपनी से ज्यादा। तो उस केस में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या वो चीजें करना ठीक है? नहीं, टू स्टार्ट विद आई से पैकेज नहीं, कंपनी ज्यादा है, कंपनी ज्यादा मैटर, एक्सपोजर ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यही मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ कि शुरू में, बिकॉज देयर आर वेरियस कॉलेजेस जो बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिख देते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस दिखा देते हैं, वहां पे बच्चे अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं, बट अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में स्टेबिलिटी देखनी है तो कहीं ना कहीं कंपनी, जो शुरुआती कंपनी है, उसका अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको उतना एक्सपोजर मिलता है। अगर आपको एक बड़ी कंपनी मिले और आपको एक पीएमओ या फिर आप कह लीजिए जस्ट सिंपल मैनेजमेंट वाला ऑफिस बॉय वाला रोल मिलता है, राइट, तो दैट्स नॉट जस्टिफाइड आपके करियर के लिए। इंस्टेड आपको एक ऐसी कंपनी मिलती है जहाँ पे आपको पूरी अथॉरिटी है टू लर्न, टू ट्राई, तो वो ज्यादा बेटर होगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में भले ही अच्छा लग सकता है बट लॉन्ग टर्म के लिए दैट इज नॉट गुड। कई सारे बच्चे हैं जो इस साल एमबीए का प्लान कर रहे हैं या पीजीडीएम का प्लान कर रहे हैं, इनके मन में होता है फिनांस बहुत अच्छा फील्ड है, फिनांस में जॉब सिक्योरिटी है। अगर आप फिनांस के फील्ड की बात ओवरऑल बात करें तो फिनांस में किस तरीके की प्रोफाइल बच्चों को मिल जाती है और कितना, मतलब किस तरह की स्टार्टिंग हो जाती है बच्चे की ना, पैकेजेस की बात करें? प्रोफाइल्स देखिए बहुत ही वैलिड है एक्चुअली फाइनेंस डोमेन के हिसाब से अगर आप बात करें। सो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कि सबका बहुत लोगों का ड्रीम होता है, राइट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, राइट। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, आपका आईटी डोमेन हो गया, राइट। सो आईटी डोमेन में जो मैंने अपना बैकग्राउंड दिया, सैप का बताया, सैप है, उसके बाद ओरेकल है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं। आजकल फिनटेक इज ग्रोइंग, फिनटेक इज वेरी मच फिनटेक ग्रोइंग। सो फॉर एग्जांपल इफ आई कैन टेक द नेम हाई रेडियस, आपका एफआईएस,
ये सारे फाइनेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन या अपग्रेड्स बना रहे हैं जो कि आपके फिनटेक इंडस्ट्री से आते हैं। तो दैट इज अ बूमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ। फिर आपका बैंकिंग है, आपका जो रेगुलर बैंकिंग है HDFC, ICICI या अदर्स जो हैं। देन आपका मार्केट और सिक्योरिटी रिलेटेड रिसर्च बेसिकली, जिसमें आपको फाइनेंस एक्सपर्टी रिक्वायर्ड है और टू एनालाइज द मार्केट एंड ऑल थिंग्स। सो इस तरीके के बहुत सारे डाइवर्स रोल है। फिर प्लस डेफिनेटली जो अपने ट्रेडिशनल रोल्स थे कि आप एक कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठ के आप उनके सारे अकाउंटिंग एंड फंडिंग्स को एनालाइज स्टार्टिंग आप कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो दैट इज काइंड ऑफ वेरी रोल्स। तो अगर हम पैकेजेस की बात करें, जैसे आपका तो सिम्बोसिस था जो काफी रिनाउंड नेम है MBA की इंडस्ट्री में। अगर हम बेसिक कॉलेजेस की बात करें, मैं कई बार देखता हूँ कॉलेजेस ने पोस्टर लगा रखे हैं, नॉर्मल MBA है, 2 लाख 2.5 लाख फीस है और बहुत ही नॉर्मल कॉलेज है। पोस्टर में 10 लाख का पैकेज स्टार्टिंग है या 7 लाख का एवरेज पैकेज है, 8 लाख का एवरेज पैकेज है। हाल ही में मैंने एक कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाई, मैं अपने स्टूडेंट से शेयर करना चाहूंगा। कॉलेज पुणे का था और नॉर्मल कॉलेज, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज, ओके, AICTE नॉट इवन AIU, PGDM करवा रहा है और फाइनेंस में कह रहे हैं कि मेरा 8 लाख 9 लाख का एवरेज पैकेज आएगा। इज इट पॉसिबल क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो ये एक मिथ है एक्चुअली जो कि मतलब आई डोंट नो लाइक कॉलेजेस आर मिस सेलिंग द थिंग्स। ओके, सो एक गलत चीज बताई जाती है बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इंडस्ट्री में आप जाते हो या फिर एक CTC का कॉन्सेप्ट होता है, राइट, कॉस्ट ऑफ कंपनी, बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड CTC। आपको स्टॉक ऑप्शन दिखा देंगे कि आप 5 साल रहोगे तो आपको इतने स्टॉक्स दे देंगे। आपको आपकी CTC में स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं। तो स्टॉक से मतलब कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे स्टॉक ऐसे कि अगर नया कंपनी है तो अपना स्टॉक भी कुछ दे सकता है। नई कंपनी भी है, पुरानी कंपनी है। फॉर एग्जांपल जो बाहर की कंपनी है एडोबी और एक्सेल, ये सब अपने स्टॉक ऑप्शंस के साथ आती है। जो आप सुनते हो कि इन्फ्लेटेड है 60 लाख पर एनम, 60 लाख पर एनम में आपका क्या पता शायद 30 या 20 लाख इज स्टॉक ऑप्शंस, जो कि CTC तो है लेकिन वो 5 साल कंप्लीट करने के बाद ही आप उसको रिडीम कर सकते हो। तो शशांक और मैं ऑफ कैमरा भी एक चर्चा कर रहे थे। ICICI बैंक के ऊपर एक चर्चा थी कि नॉर्मल इनके टाइम पे ICICI बैंक लेके गया था, तो उसमें पैकेजेस को लेकर आप समझा रहे थे मुझे। तो राइट, मतलब उसमें जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप अपना मतलब जो एम्प्लॉइज को वो बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक पार्ट होता है कॉस्ट का। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल रिटेंशन बोनस। तो आप जब 1 साल कंप्लीट करते हो तो आपको रिटेंशन बोनस मिलता है। जैसे कि आपने 1 साल कंप्लीट किया है किसी भी कंपनी में तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट का रिटेंशन बोनस देंगे, बट अगर आप बीच में निकल गए तो वो नहीं मिलेगा। या फिर इसको अगर मैं बोलूं तो कोई कंपनी उसको रीएलोकेशन मतलब आपको रीलोकेशन के लिए रीलोकेशन का भी देगी। लेकिन जब वो कॉलेज में आते हैं तो वो आपको एज अ पार्ट ऑफ CTC बताते हैं, जो कि वन टाइम होता है, जो आपको हर ईयर नहीं मिलेगा। अगर आप रिटेंशन बोनस अगर 1 साल से पहले अगर छोड़ देते हैं कंपनी तो जो आपका बोनस है वो नहीं मिलेगा। तो आप कहो कि CTC तो मेरा इतना था, बट एक्चुअली नहीं है सर। और कॉलेज प्रमोट कर रहे हैं 8 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज, और आप घर बैठे खुश हो रहे हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पुट अप किया कि कॉलेजेस भी कई बार आपको चीजें पूरी तरीके से नहीं बताते कि इंडस्ट्री में है, तो कहीं ना कहीं इनको इस पे क्लैरिटी थी कि पैकेजेस को लेके क्या चीज होती है। कई कंपनीज ने ऐसे देखी है बैंकिंग फाइनेंस में कि आपको हाउसिंग लोन पे भी कुछ रिबेट देने जाएगा, वो भी पार्ट इंक्लूड हो जाता है। वो भले आप ले नहीं रहे हो, अब हेल्थ इंश्योरेंस दे रही कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस कई कंपनीज, राइट। और हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसको भी आपको CTC के अंदर डाल देंगे। तो आप कहोगे यार ये तो मेरे को मिला ही नहीं, आप तो सीधा क्या करोगे डिवाइडेड बाय। इवन ड्रेस बोनस भी मैंने कई जगह देखा है कि आपकी जो मैं कई कंपनीज का देखा हूं कि आपका जो बोनस देंगे आपकी ड्रेसिंग के ऊपर भी कुछ ना कुछ बोनस आपकी नई कंपनीज आती है। वो आप देखिए वो हर एक कंपनी का है। हां, फॉर एग्जांपल TCS का है तो वो एक पर्सनल अलाउंस करके देते हैं, लेकिन दैट इज ऑल इक्वल पार्ट ऑफ CTC जो आपको पूरा मिलता है उसमें। तो ये कई सारे पार्ट्स हैं जो मिलके आपको एक बड़ा पैकेज दिखता है किसी पोस्टर पे ना, उसमें कई सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो आपको शायद से नहीं पता हो कि कहां से किस पार्ट में वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो इस पॉइंट पे ऐसा होता है। तो हम बाकी दोबारा से आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। फिनांस को लेके हमने बात की और आपका टेक बैकग्राउंड था, चीजें काफी ठीक ठाक थी। आप अगर इन बच्चों को एक गुरु मंत्र देना चाहें जो फिनांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने MBA के दौरान उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो बड़ी कंपनीज के लिए अपनी प्रोफाइल को सूटेबल बना पाए? सिर्फ कॉलेज के भरोसे बैठना चाहिए नहीं, या फिर कुछ एडिशनल भी करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एडिशनल करना चाहिए, बिकॉज मैं अपने टाइम पे मैंने ये चीज ऑब्जर्व की और कि ये होता है कि कॉलेज का जो करिकुलम है वो एक डिफाइंड है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इंडस्ट्री के साथ चल रहा है। ट्रू। और इंडस्ट्री को चाहिए कि आप इंडस्ट्री से अलाइंड लोग, और स्टूडेंट यहाँ पे हम ऐसे बच्चे से बात कर रहे हो सिम्बोसिस से पढ़ा है, वो ऐसा बोल रहा है। हाँ, सो मतलब कोई भी कॉलेज उसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन फिट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका है, आपको अपना एरिया क्लियर है कि मेरे को स्टॉक साइड में जाना है या इस तरफ जाना है, उससे रिलेटेड कोर्सेज आप करते रहिए। सो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे और आपके नॉलेज को भी बूस्ट करेंगे। ये मैं हर बच्चे से जब काउंसलिंग करता हूँ बताता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे प्रोफाइल आपको बिल्ड करनी है। कॉलेज आपको पढ़ा रहा है और शशांक ने भी सही पॉइंट बोला, इफ यू वांट टू गो फॉर जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक्स में जाना है
तो कॉलेज का सिलेबस तो एकदम रिजिड है कि वो कुछ ही पार्ट पढ़ाएगा, बट आपको क्योंकि उस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसमें पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन करें, पर्टिकुलर कोर्सेज करें, चीजें आगे बढ़ाएं। तो शशांक, आज की वीडियो में हमने आपसे काफी सारी चर्चा की। लास्टली पैकेजेस को लेकर भी आपने हमें क्लैरिटी दे दी है कहीं ना कहीं। अब आज की डेट में इंडिया में अगर मैं इसका स्कोप समझना चाहूँ आपके डोमेन का, सैप का, वो कितना बढ़ रहा है बीटेक प्लस फाइनेंस फील्ड का? बीटेक प्लस फाइनेंस फील्ड का एक्चुअली बहुत है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ये बताऊं तो मेरी जो क्लास थी, जब मैं 2015 में एमबीए स्टार्ट किया था, तो 60% और 70% ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन माय क्लास दे वर फ्रॉम अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। 2015 तो आप कभी भी कोई भी डेटा किसी कॉलेज का, इवन इस साल भी जो टॉप कैट के स्कोरर्स थे, टॉप 14 स्कोरर्स बीटेक बैकग्राउंड। सो ये एक मिसकंसेप्शन है कि इंजीनियरिंग के बाद एमबीए नहीं होता है, राइट? सी या डिफिकल्टी होती है, बिकॉज अगर 70% लोग जाके वही ऑप्ट कर रहे हैं और पास आउट हो रहे हैं, मतलब दे आर एबल टू मैनेज, राइट? सो आई थिंक इट्स नॉट अ चैलेंज एंड आपको स्कोप अच्छा खासा। एंड आज की डेट में सबसे ज्यादा स्कोप है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी पे, बिजनेस एनालिसिस, आपका आप जब डेटा साइंस। सो डेटा साइंस तो चलिए एक और एनहांस फील्ड, फिनटेक तो अभी आया है। हाँ, लेकिन आप फॉर एग्जांपल आपका ये जो है पावर बीआई हो गया या बिजनेस एनालिटिक्स में जो आप एंटर करना चाहते हैं, तो डोमेन प्लस एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ अगर जाते हो, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सो आज की वीडियो में हमने चर्चा की शशांक से और कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे इन पे चर्चा की, और इन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से इन सब पे आंसर दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका अनआंसर्ड रह गया है, क्लियर नहीं हुआ है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके डाउट्स को हम क्लियर कर पाएं। आशा करते हैं 2024 की एडमिशन जर्नी काफी अच्छी रहेगी और आप एक अच्छा कॉलेज विकल्प ढूंढने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।